everyone, I am Isha and today we are going to start up with our beautiful chapter that is carbon and its compounds. और आज इस चैप्टर का है लास्ट सेशन जिसमें हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ द चैप्टर. ऑलराइट, सो इस चैप्टर को करने के बाद, क्योंकि ये हमने क्या किए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है. सो मतलब एनसीईआरटी है लेकिन क्वेश्चंस अलग हैं. ऑलराइट, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के जो आपका वन शॉट में चल रहा है ना, सो उस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे. और उस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद हम कार्बन वाले चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे. सो हम क्या करेंगे कि एक बार कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जैसे एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, फिर दूसरे के एनसीईआरटी एग्जाम्पल, फिर उसी के, तो उससे बार बार रिवाइज होता रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट वगैरह हमारे हो चुके हैं और आज के क्लास में हमें स्टार्ट करना है विद द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. राइट, सो आई होप यू ऑल आर रेडी विद मी. चलिए यहां से हमें स्टार्ट करना है. क्वेश्चन, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म, state any 4 characteristics of isomers, draw the structure of possible isomers of butane. ऑल राइट, सो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ने पूछा है कि आइसोमेरिज्म होता क्या है. ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, हमें कोई 4 कैरेक्टरिस्टिक बनाने हैं किसके, आइसोमर्स के. ठीक है, और साथ ही साथ ब्यूटेन के उन्होंने पॉसिबल आइसोमर्स यानी कि जितने भी हो सकते हैं उनका आपको स्ट्रक्चर बताना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद आवर सॉल्यूशन. आइसोमेरिज्म क्या है, इट इज अ फिनोमेना ड्यू टू विच सम कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन कंपाउंड्स के पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन इनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैं वो डिफरेंट होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और अब उनके कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई जो कि इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लेना. सेम क्या होगा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्यों है ये, क्योंकि इनके पास क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है. और हमने देखा है कि भाई जब हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े थे उनमें डिफरेंस क्यों था, उनके स्ट्रक्चर की वजह से. इसी तरीके से जो आइसोमर्स होते हैं उनमें भी डिफरेंस उनके स्ट्रक्चर की वजह से ही आता है. सो स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी. ठीक है, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, पढ़ने, उनको जानने के लिए स्ट्रक्चर का जानना हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, हम सबसे पहले डाल सकते हैं. अब इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है तो मैं आपको बता दूं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है. क्यों, देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, यानी कि एक में मान लो कम ब्रांचिंग है, एक में ज़्यादा ब्रांचिंग है और किसी में और ज़्यादा ब्रांचिंग है. तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ब्रांचेस पे डिपेंड करते हैं. जो कंपाउंड है उसका सरफेस एरिया कितना है उस पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होते हैं. और फिर जब यही दोनों डिफरेंट है तो एक ही सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी का रेट, या ये सॉल्युबल हैं कितनी जल्दी हो सकते हैं, और वो सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं. ठीक है, सो अब आइसोमर्स देख लेते हैं ब्यूटेन के. सो ब्यूटेन का फॉर्मूला आई होप आप सभी को पता है कैसे बताया है, ये C4H10 बिकॉज हियर इट इज कमिंग इन, दैट मीन इट इज व्हाट, एल्केन. एल्केन है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2. और यहाँ पर जो प्रिंसिपल चेन है उसके लिए क्या है, ब्यूट, दैट मीन n की वैल्यू क्या रखेंगे, 4. सो C4H, 2 4 8 + 2 10. सो ये क्या है हमारा ब्यूटेन, यानी कि एल्केन है ना. सो एल्केन मीन्स सभी के सभी क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे. सो आप इजीली जो है इनका स्ट्रक्चर बना सकते हो. और यहाँ पर देखो सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में ध्यान दो तो यहाँ पर सेकेंड वाले कार्बन पे हमने ब्रांचिंग लगा दी. कितने कार्बन की है वो ब्रांच जो बनी है, 1 कार्बन की. सो क्या बन जाएगा, मेथाइल. और कितने, कौन से नंबर पे, सेकेंड पे. सो 2 मेथाइल
और फिर हमारी जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, सो प्रोपेन। ठीक है, सो इस तरीके से ही आपको स्ट्रक्चर बनाने होंगे। आपको पहले चेक करना होगा कि जो मुझे फॉर्मूला गिवन है वो एल्केन का है, एल्कीन का है या एल्काइन का है। उसी चीज़ पे सारी मतलब उसी चीज़ पे सारा जो स्ट्रक्चर आपको बनाना है वो सारी बातें डिपेंड करेंगी। ऑलराइट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन। अब आपसे रीजन पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये तो बहुत ही एक सिली टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के देख लिए है ना। तो क्यों बनाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग से हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, क्लास में जो DPP करी उसमें भी डिस्कस किया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसका रीज़न पूछा। आई होप आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी क्लास में बता रखा है और ये भी बताया था वैसे मैंने आपको डायमंड का भी। एसिटाइलिन बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। केरोसिन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर व्हाइल कुकिंग, ऑयल्स डू। चलिए इन सभी का जो है हम रीज़न देखते हैं, क्या क्या रीज़न है इन सभी स्टेटमेंट्स के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल था एलिमेंट कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग से। देखो दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है हमारा आयनिक बॉन्ड और एक होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक होता है आयनिक और एक होता है कोवेलेंट। अगर मैं यहाँ कोवेलेंट की बात करूँ, सो जस्ट अ सेकेंड, प्रॉपरली लिख लेते हैं। आयनिक में क्या है कि यहाँ पर एक होगा आपका मेटल, एक होगा नॉन मेटल। क्या खासियत है मेटल की कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेट करते हैं, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और नॉन मेटल की क्या खासियत है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इनके पास कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि दोनों ही ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, आयनिक के केस में क्या होता है कि भाई ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है एंड दैट्स इट। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन कोवेलेंट के केस में तो भाई दोनों को ही चाहिए, पर कोई भी डोनेटर मतलब डोनर कोई भी यहाँ पर नहीं है कोई भी डोनर। तो ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और शेयरिंग करके उसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। ठीक है, और उससे क्या बचाते हैं, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू, समझ आया। सो यहाँ क्यों हुआ कि आयनिक बॉन्ड यहाँ नहीं बन सकता कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन को क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, सो क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये गेन या फिर लूज नहीं कर सकता। क्या बताया मैंने, या तो लूज करो इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि डोनेट कर दो, या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये पॉसिबल है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट या गेन कर ले? सो हम वैसे देखें तो इतना अच्छे से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बहुत सारी टाइप की एनर्जी वगैरह होती हैं जो अभी आपने नहीं पढ़ी। ठीक है, सो यानी कि आप इतना याद रखो कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड होती है और ये सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, डायमंड के बारे में। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं डायमंड के बीच में, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, पूरी तरीके से पैक होता है। मैंने बताया था एक जो एटम है वो 4 एटम से बॉन्डेड होता है। तो इस तरीके का इतना स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रक्चर है, तो फिर उसको ऑफकोर्स ही बात है भाई, बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा ही। ठीक है, थर्ड क्या है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। अब एक बात बताओ मुझे, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मेटल, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, द मेन रीज़न इज कि उनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्रेफाइट के केस में, ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, मोरओवर ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है, बट स्टिल जो है ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हर एक कार्बन जो है सिर्फ और सिर्फ, जैसे डायमंड के केस में एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर एक कार्बन जो है सिर्फ 3 ही कार्बन से इसी तरीके से
3 ही कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन इसका जो एक बॉन्ड है ना वो अभी भी खाली होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली होता है। और दिस इज इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट है कि भाई एसिटाइलिन जो है वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न क्यों करता है? क्योंकि इसके पास क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है, इसीलिए ये सूटी और स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न करता है। ओके, अब क्वेश्चन था कि केरोसिन ऑयल जो है वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर पाता, लेकिन जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं वो कर देते हैं। ठीक है, केरोसिन वो भी एक टाइप का ऑयल है ना, वो क्यों नहीं कर पाता? द रीज़न इज़ कि केरोसिन ऑयल क्या है, मिक्सचर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, इसीलिए वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर पाता। याद हो अगर आपको, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंशिएट करना है, एक तरह से टेस्ट करना है कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो वहाँ हमने ब्रोमीन वाटर का यूज़ किया था कि अगर ब्रोमीन डीकलराइज हो गया, यानी कि रिएक्शन अगर हुआ, यानी कि वो है अनसैचुरेटेड। ठीक है, लेकिन अगर सैचुरेटेड होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, तो फिर वहाँ डीकलराइजेशन भी नहीं होगी। इसीलिए केरोसिन ऑयल जो है वो डीकलराइज नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोप और डिटर्जेंट के ऊपर। The question is saying, what is the difference between the chemical composition of soaps and detergents? State in brief the action of soap in removing an oily spot from a shirt. Why are soaps not considered suitable for washing where water is hard? Important question है, सभी एक बार जल्दी से आंसर सोचेंगे अपने दिमाग में। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है ना, डायरेक्ट वही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं दिया है। ऑलराइट, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता है, आप सभी ने आंसर सोच लिया होगा। चलिए आंसर देखते हैं। ऑलराइट, सो सोप्स क्या होते हैं? सोप यानी कि साबुन, ये क्या है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है फैटी एसिड्स के। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है कि सोप क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड के, जिनके पास COONA ग्रुप होता है। ठीक है, और डिटर्जेंट्स क्या हैं? डिटर्जेंट्स भी सोडियम या पोटेशियम के ही सॉल्ट हैं, लेकिन फैटी एसिड के नहीं, सल्फोनिक एसिड्स के, जिनके पास SO3Na एंड SO4Na। देखो फैटी एसिड है ना, तो हमें पता है कि भाई ऐसे याद रखो आप, COOH, ये क्या है, हमारा एसिड का ग्रुप है, लेकिन यहाँ H की बजाय सोप के केस में क्या होता है, Na होता है। और अगर मैं सल्फोनिक एसिड की बात करूँ, अगर मुझे सल्फोनिक ग्रुप देखना है, ठीक है, सो इस तरीके से आपको याद रखना है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सल्फोनिक ग्रुप में भी ऐसा ही होता है कि भाई SO3H इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा, और यहाँ पर Na है, ठीक है, Na है, तो फिर H की जगह क्या आ गया, Na आ गया, SO3Na बन चुका है। ठीक है, सो ऐसे आपको याद रखना है। डिटर्जेंट, सोप में क्या है, सबसे पहले सोप का याद करो। सोप है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट फैटी एसिड के। फैटी एसिड क्या है, इनके पास होता है COONA ग्रुप, यानी कि COONA ग्रुप, इस टाइप का इनके पास ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप आप कह सकते हो। डिटर्जेंट्स क्या है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है सल्फोनिक एसिड के, जिनके पास SO3 और SO4Na वाला ग्रुप होता है। क्लिनसिंग एक्शन जो सोप का है वो पढ़ो। Soap molecules consist of a large hydrocarbon tail, which is hydrophobic, water hating or water repelling, and having a negative charge। ठीक है, इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, एज शोन इन द फिगर। तो ध्यान से देखो, हम अगर इसको सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इस तरीके से शो कर देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम हेड को शो कर देते हैं सर्कल इस तरीके से, और ये हमारी टेल हो जाती है। टेल कैसा पार्ट होती है, अगर मैं सोप के क्लेंसिंग एक्शन की बात करूँ, किस तरीके से वो डर्ट को, ऑयल ऐसे रिमूव कैसे करता है।
ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, बड़ी सी हाइड्रोकार्बन टेल होती है, जो टेल है ना ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, और ये है वाटर रिपेलिंग, यानी कि वाटर हेटिंग है ये पार्ट, इसको वाटर पसंद नहीं है। तो जिसको वाटर पसंद नहीं है, हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो वाटर से रिपेल होता है, वाटर के से दूर जाता है। और वहीं पर अगर मैं इस हेड वाले पोर्शन की बात करूँ तो वाटर लविंग पार्ट है, वाटर से अट्रैक्ट होता है, तो वाटर के पास जाता है, ठीक है। और ये वाला कौन सा पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना ये है हमारा नेगेटिवली चार्ज, तो ये वाला कैसा पार्ट होगा, अपोजिट, ठीक है। जब हम सोप को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो मॉलिक्यूल अपने आप को एसोशिएट कर लेते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में, यानी कि आप देखो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऐसे इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो इस तरीके का ये जो क्लस्टर बनाते हैं ना इसको बोलते हैं मिसेल्स, ठीक है। So when a soap is dissolved in water, the molecules associate together as clusters called micelles, in which water molecules, being polar in nature, surround the ions and the hydrocarbon part of the molecule, attract grease, oil and dirt. तो ये हमने पूरा मैकेनिज्म देख लिया कि किस तरीके से ऑयल को, जो भी डस्ट होता है, ऑयली डस्ट होती है जो भी, उसको हम रिमूव कैसे करेंगे कि ये जो हमारा मिसेल्स है, एक तो ग्रुप बन जाएगा, तो मिसेल्स जो होंगी उनका जो ये वाला पोर्शन होगा, हाइड्रोफिलिक वाला जो पोर्शन होगा, वो तो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वाटर कैसा होता है, नेचर में पोलर होता है, तो वो आयंस सराउंड द आयंस, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो ग्रीस, ऑयल और डर्ट को अट्रैक्ट करेगा कि भाई ये वाला पार्ट जो है, ये वाला तो वाटर लविंग है, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बचा हुआ इस तरीके से जो टेल वाला पार्ट है ये वाटर का अपोजिट ग्रीस को अट्रैक्ट करेगा। द टेल स्टिक इनवर्ड्स एंड द हेड आउटवर्ड, बताया ना आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर, और हेड आउटवर्ड कैसे होता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ होगा और टेल अंदर की तरफ होगी, जब ही तो ये वाटर से बच पाएंगे, ठीक है। बाहर क्या है, वाटर है ना, तो वाटर की तरफ हो जाती है हेड और अंदर की तरफ हो जाती है क्या, टेल वाला पार्ट। द हाइड्रोकार्बन टेल इट अटैचेस इटसेल्फ टू ऑयली डर्ट, क्लीनिंग के दौरान क्या होगा, जो ऑयली डर्ट है इस पे हाइड्रोकार्बन टेल अटैच हो जाती है। व्हेन वाटर इज एजिटेटेड, यानी कि वाटर को जब हम शेक करते हैं, मतलब कहते हैं ना पानी, मतलब इस तरीके से हम पानी में हाथ मारते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि कपड़े को रगड़ते हैं, ज़ोर से धोते हैं अच्छे से, है ना। तो जो ऑयली डर्ट जो है वो that tends to lift off from the dirty surface and dissociate into fragments, ठीक है। सो ये ऐसे चला जाता है, यानी कि जो पूरा मिसल वाला स्ट्रक्चर है वो उसको कैरी कर लेता है उस हमारे कपड़े से, जो हमारा क्लोथ है उससे बाहर की तरफ उसको मूव ऑन कर देता है, डिसोशिएट कर देता है फ्रेगमेंट्स में। This gives opportunity to other tails to stick to oil. The solution now contains small globules of oil surrounded by soap molecules. तो जो ये बड़ा सा ये डर्ट का पार्टिकल था, अब उसको देखो, ये जो डर्ट का पार्टिकल था अब इसको बहुत सारे हाइड्रोकार्बन टेल ने इस तरीके से कर लिया, सराउंड कर लिया, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक कर दिया, फिर दूसरी हाइड्रोकार्बन टेल्स आएंगी, इसको सराउंड करेंगी, और इसी तरीके से जो वाटर होगा, सोप मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल हैं, मतलब जो ऑयली जो डर्ट है उसको सराउंड कर रहे होंगे मिसेल्स के पार्टिकल्स, मेनली जो हाइड्रोकार्बन टेल है, ठीक है। The negatively charged heads present in water prevent these small globules from coming together and form aggregates, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज हेड होता है जो वाटर में प्रेजेंट है, दैट प्रिवेंट दी स्मॉल ग्लोब्यूल्स फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म एग्रीगेट्स। Thus the oily dirt is removed. Hard water has calcium positive and magnesium positive ions. When it reacts with soap, it forms insoluble compounds and the soap goes waste, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि भाई डिटर्जेंट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में सोप और डिटर्जेंट के बीच में ये भी पूछा था ना कि डिटर्जेंट जो है हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, बहुत केसेस में ऐसा होता है, सोप को यूज़ नहीं कर सकते हार्ड वाटर के केस में, ऐसा क्यों होता है। सो द रीज़न इज़ कि जो सोप के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हार्ड वाटर में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ड वाटर की फॉर्मेशन में, ठीक है। सो जो सोप होता है वो रिएक्ट कर लेता है इन आयंस के साथ और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना देता है। अब इनसॉल्युबल कंपाउंड मेनली हमें पढ़ा है हमने फर्स्ट चैप्टर में, प्रेसिपिटेट, ठीक है।
सो उसी की तरह कुछ हो जाता है कि इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाता है और सोप जो है क्योंकि अब वो रिएक्ट कर चुका है, तो जो मेन काम था सोप का, क्या काम था, साबुन का हमने क्यों डाला था सोप को वाटर में, सो दैट जो डर्ट है, वेस्ट है, ऑयल, ग्रीस, ये सारी चीज़ें हट सके। पर अब तो वो काम नहीं हो पाएगा, अब तो रिएक्शन हो चुका है, तो वो जो सोप है वो वेस्ट हो जाएगा, हमारा काम भी नहीं हो पाएगा और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड और अलग से बन जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि किस तरीके से सोप का क्लेंसिंग एक्शन क्या होता है। फिर से रिवाइज करें, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि सोप क्या होता है, सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट होता है फैटी एसिड का, ठीक है। अब फैटी एसिड का सोडियम पोटाशियम सॉल्ट है, यहाँ पर जो ग्रुप है दैट इज COON, ए ग्रुप। और डिटर्जेंट्स क्या हैं, वो भी सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ही हैं लेकिन सल्फोनिक एसिड्स के, तो उनका जो ग्रुप होता है दैट इज SO3Na और SO4Na। क्लिनसिंग एक्शन सोप का हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया। इनके पास एक हेड होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर लविंग, और इनके पास एक टेल होती है दैट इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, जो कि हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं हम इसको, वाटर रिपेलिंग होती है, ठीक है। और फिर वो ग्रीस पार्टिकल्स को किस तरीके से सराउंड करते हैं, फिर फाइनली जो ऑयल वाली जो डर्ट है वो हट जाती है, ठीक है। So this is all about this portion. Now coming on to the next question, जल्दी से रीड करेंगे सभी नेक्स्ट क्वेश्चन को और ट्राई करेंगे सभी क्वेश्चन। All right. So the question is saying list in tabular form 3 physical and 2 chemical properties on the basis of which ethanol and ethanoic acids can be differentiated. So कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, तो थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रही हूँ, सभी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे, पहले सभी ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। ऑल राइट, सो जैसा हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, सबसे पहले आपको टेबल बनानी है क्योंकि टेब्यूलर फॉर्म में आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है। सो टेबल बना लोगे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए और 2 केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस देने हैं ना आपको। यस, 3 फिजिकल एंड 2 केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिनको हम एक्सटर्नली देख सकते हैं। सो इथेनॉल की एक स्मेल होती है और इथेनॉइक एसिड की क्या है, विनेगर लाइक स्मेल होती है। विनेगर में क्या होता है, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? यस, सो विनेगर में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड किसका कॉमन नेम है, इथेनॉइक एसिड का। सो हमें ये वाली लाइन याद रखनी है कि इथेनॉल की स्पेसिफिक स्मेल होती है और इसकी विनेगर लाइक स्मेल होती है। इथेनॉल का जो होता है दैट इज बर्निंग टेस्ट, और इथेनॉइक एसिड ये क्या है भाई, एसिड एसिड का खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। इथेनॉल जो है विंटर्स में फ्रीज नहीं होता बल्कि जो है इथेनॉइक एसिड हो जाता है। यहीं पर अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो यहाँ आप रिएक्शन ओरिएंटेड कोई भी बात लिख सकते हो कि ये इसके साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ नहीं करता, एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। सो इथेनॉल जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। अब वो रिएक्शन शो नहीं करता तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं देता, सिंपल। लेकिन इथेनॉइक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है और एंड टर्न प्रोडक्ट मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑल राइट, अब जो इथेनॉल है अगर मैं इसकी बर्निंग की बात करूँ तो फ्लेम का कलर क्या आता है, ब्लू फ्लेम, लेकिन इथेनॉइक एसिड डज नॉट बर्न विद ब्लू फ्लेम। इथेनॉल डज नॉट इफेक्ट ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर मुझे पता है कि भाई इथेनॉइक एसिड एक एसिड है, तो एसिड्स क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। राइट द नेम एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको SA लिख लेना,
Alright, saturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, and draw the structure of one hydrocarbon of each type. How can an unsaturated hydrocarbon be made saturated? सभी ट्राई करो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो पूछा है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का फॉर्मूला एक एग्जाम्पल विद स्ट्रक्चर पूछा है, और हम अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कैसे बनाएं, यानी कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पूछा है. ट्राई करेंगे सभी बच्चे. ऑलराइट, सो फर्स्ट है हमारा एल्केन. क्या है एल्केन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ऑफ कोर्स. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन में आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ये रहा, और एक एग्जाम्पल लिख दोगे सिंपलेस्ट का, C1H2 × 1 + 2, यानी कि C1H 2 1 2 + 2 4, यानी कि CH4. इस तरीके से, ठीक है, CH4 आ गया तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आप इस तरीके से कंबाइन कर दोगे, ठीक है. वैसे तो मीथेन का स्ट्रक्चर मतलब मीथेन का फॉर्मूला सबको पता ही होता है, मीथेन का, इथेन का, C2H6, ये सब कॉमन है, लेकिन फिर भी अगर आपको 1% कोई भी डाउट है तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर कार्बन की वैलेंसी पूरी कंप्लीट कर सकते हो. अनसैचुरेटेड में उन्होंने पूछा था तो आप एल्कीन और एल्काइन दोनों लिखोगे, एल्कीन का जनरल और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला लिखोगे. अब एल्कीन में एग्जांपल दे दो, अगेन सिंपलेस्ट का दोनों में दे सकते हो आप, इथीन हो जाएगा एंड नेक्स्ट इज इथाइन. 3 बॉन्ड्स यहाँ बना लिए कार्बन ने, तो अब बस एक बॉन्ड बनेगा रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन के साथ. इसी तरीके से इथीन में क्या है, इस कार्बन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए. बचे कितने भाई, 4 करने थे, 2 ही हुए हैं, बचे कितने, 2 और बचे हैं. सो ये करेगा इन हाइड्रोजन के साथ. ऐसा ही इस वाले कार्बन के साथ भी होगा, ठीक है. अब हमें फाइनली अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड में कन्वर्ट करना है. सो हम क्या करें, यहाँ पर क्या है, ध्यान दो अगर आप. सो इथीन में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और इथेन में कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन्स का नंबर इंक्रीज कर देंगे. सो इनके बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड काम आ जाएगा हाइड्रोजन के साथ बनाने में, बॉन्डिंग करने में, ठीक है. सो हम कौन सा रिएक्शन करा देंगे, हम रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ रिएक्शन कंडीशंस होती हैं. निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम को आप एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो, साथ में हीट, और आपको मिल जाएगा अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ऑलराइट, सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है. Next and the last question of the chapter. Next question is, what are detergents chemically? List 2 merits and 2 demerits of using detergents for cleansing. अब आपको बताना है कि केमिकली अगर मैं पूछूं तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं. 2 फायदे और 2 नुकसान आपको बताने हैं डिटर्जेंट्स को यूज़ करने के लिए. State the reason for suitability of detergents for washing even in the case of water having calcium and magnesium ions. चैट सेक्शन में बताओगे जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं उस वाटर को क्या कहते हैं, हार्ड या सॉफ्ट वाटर? इन दी चैट सेक्शन जल्दी से बताओ. यस, हार्ड वाटर, ठीक है. सो डिटर्जेंट को हम हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना. सो पहले लिखोगे डिटर्जेंट्स केमिकली क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के ऑफ बेंजीन और एल्कीन. सो बेसिकली डिटर्जेंट्स आर व्हाट, दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स और सल्फोनिक एसिड्स. अब मेरिट्स क्या है, इनको यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं. सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ायदा क्या है कि भाई हार्ड वाटर भी होगा तो भी डिटर्जेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव है ये हार्ड वाटर में भी. ऐसा नहीं है कि किसी टाइप का कोई रिएक्शन दिखा देंगे और ये वेस्ट हो जाएंगे, नो. सेकेंड, दे आर मोर इफेक्टिव देन सोप, सोप से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है. डीमेरिट्स क्या है, अब देखो ये फ़ायदे हैं, सोप से ज़्यादा हैं तो ऑफकोर्स ये एक्सपेंसिव भी होंगे, ज़रूरी नहीं है लेकिन होते हैं ये, ठीक है. सो दे आर एक्सपेंसिव. सम ऑफ देम हैविंग ब्रांचिंग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, देयरफॉर क्रिएट वाटर पोल्यूशन.
अब जिनके पास ब्रांचिंग ज़्यादा होती है ना, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि जो नेचुरल तरीके से डिग्रेड नहीं हो सकती जो चीज़, दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम उसको नेचुरल तरीके से, वो नहीं हो पाएगी बैक्टीरियल एक्शन से, डिकम्पोजिशन इस तरीके से प्रोसेसेस से, तो वो नेचर में जो है अब वो डिग्रेड ही नहीं हो पा रही है, तो स्पेस ले रही है और अलग अलग टाइप की जो है गैसेस वगैरह रिलीज होती है, या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सो ये वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, आपको बताना था एक रीज़न, क्योंकि ये क्या है हमारे सूटेबल है डिटर्जेंट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट वाले वाटर के साथ भी अगर हम क्लीनिंग करें तो सूटेबल है। सो उसका रीज़न आपको देना है, तो आप दे सकते हो कि डिटर्जेंट्स आर सूटेबल फॉर हार्ड वाटर हैविंग मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट विद दीज आयंस। समझ आया? सोप के साथ यही दिक्कत थी ना कि ये क्या कर लेते थे कि इस इनसॉल्युबल चीज़ बना लेते थे, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लेते थे, जिससे क्या है सोप रिएक्शन करके बैठ जाते थे, वो जिनका उनका जो मेन काम था, मेन पर्पस था, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते थे। ऐसा डिटर्जेंट्स के केस में नहीं होता। सो ये एक मेरिट भी है और ये आप इस केस में रीज़न में भी मेंशन कर सकते हो। सो आई होप आपको एक क्वेश्चन सारे क्लियर हो चुके हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं और पूरी प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम विद दी एग्जाम्पलर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।